एवरीवन, माय नेम इज मेगा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं हमारा यूपी बोर्ड का फोर्थ चैप्टर। अब आप सोचेंगे कि फर्स्ट सेकंड के बाद सीधा फोर्थ क्यों कर रहे हैं, तो देखिए अभी तक जो हमने वेबसाइट पे देखा है तो यूपी बोर्ड का जो 2022-23 अगर आप देखोगे तो सिलेबस में आपका कुछ डिडक्शन वाला चैप्टर दिखा रहे हैं जो लास्ट ईयर भी था, तो अभी तक वो फिर से रिवाइज नहीं हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो 70% कोर्स है उसको करेंगे। 30% जब थोड़े महीनों में, 1-2 महीनों में क्लैरिटी आ जाएगी कि कितने आने वाले हैं या पूरा होल कोर्स आएगा या जो भी चीज़ होगी उसको फिर हम बाकी बाद में कवर कर लेंगे। लेकिन अभी हम 70% जो है उसी को लेके चल रहे हैं, उसी को ही करेंगे। अगर आगे कोई अपडेट आती है इससे रिलेटेड तो फिर हम उसमें ऐड ऑन कर देंगे कि हाँ कौन से चैप्टर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बट अभी के टाइम पे अगर आप सर्च करके देखोगे तो 22-23 का अगर आप सिलेबस निकालोगे तो आपको कुछ डिडक्टिव चैप्टर मिलेंगे, 70% कोर्स ही मिलेगा। तो अभी हम उसको करेंगे, बाद में चैप्टर्स को देख लेंगे, ठीक है। तो अगर किसी को ये चीज़ हो कि भाई फर्स्ट सेकंड किया उसका थर्ड नहीं हुआ है तो हम उस 70% के हिसाब से चल रहे हैं, फिर बाकी का बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा हुआ, और वो क्या है, भारतीय संस्कृति, यानी भारत की जो संस्कृति है उसके बारे में उन्होंने बताया है। और इस संस्कृति में उन्होंने प्राकृतिक चित्रण करते हुए यानी आसपास की चीज़ों में कितनी विभिन्नता है उसके साथ साथ हम लोगों को एक मैसेज भी दिया है और कहा है कि हमें किस तरह से अपने देश को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे, उनका जीवन परिचय समझेंगे। तो हम सभी को पता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हर किसी को ये बात तो पता है, लेकिन उनके जीवन में और क्या क्या चीज़ें थी और उन्होंने कब कब क्या क्या कार्य किया, कौन कौन सी रचनाएं की, उन सभी को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इनका जीवन परिचय जो कि है एक छोटे से, पहले हम संक्षिप्त रूप में समझ लेते हैं। ये संक्षिप्त रूप तो आपको सभी को समझ के रखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड आपको कुछ कुछ चीज़ें याद रह जाएंगी, इसी को आप बड़ा बनाकर लिख सकते हो। तो इसलिए संक्षिप्त जो रूप है वो आप सभी को अपने किसी भी नोटबुक में आप उसको लिख के रखो ताकि आप इनसे एक्स्ट्रा चीज़ें बना के लिख सकते हो। अब जैसे यहाँ पे पिताजी का नाम है तो पिताजी का नाम लिख सकते हो कि इनके पिता का नाम ये है। फिर पिता के नाम के साथ अगर आपको उनके बारे में पता है कि वो क्या करते हैं तो आप लिख सकते हैं। अदरवाइज आप एक लाइन बना के लिखेंगे तो वो एक परिचय के अंदर ऐड हो जाएगा। तो छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। बाकी बच्चे कह रहे थे कि ट्रिक, तो ट्रिक देखो अभी तक तो मैंने भी नहीं बनाई है ट्रिक। हाँ, अगर ऐसा कभी कोई ट्रिक मेरे से बनी कि हाँ जिससे हम कुछ कुछ चीज़ें याद कर सकते हैं तो मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे पहले एक दृष्टि में देख लेते हैं लेखक का परिचय। इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे और हम सब ने देखा भी होगा इनको फोटो में। पिता का नाम था श्री महादेव सहाय। जन्म इनका हुआ था 1884 में, ठीक है। जन्म स्थान जो है वो कहा जाता है कहाँ, ग्राम जीरादेई, जिला छपरा, बिहार, ठीक है। तो बिहार के रहने वाले थे ये। शिक्षा इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से LLM और PhD की थी और निधन इनका हुआ था सन 1963 में। साहित्य में स्थान इनका बोला जाता है तो कैसा है, बिल्कुल अनन्य सेवक थे, यानी कि इनकी सेवा का कोई कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और उसी के साथ साथ क्या थे, उत्साही प्रचारक भी थे, यानी किसी भी चीज को अगर प्रचारित करना है तो उसका प्रचार ये बहुत ही अच्छी तरीके से करते थे। और ये किसके साथ है, गांधी जी के साथ ये काम करते थे, तो इसलिए इनका ज़्यादा प्रभाव था कि अहिंसा के ऊपर ये बहुत ज़्यादा जोर देते थे। तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर थी। अब इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। तो जीवन परिचय इस तरह से है कि देश रत्न, मतलब ये हमारे एक रत्न की तरह था हमारे देश के लिए। तो देश रत्न डॉक्टर, अब ऐसे ऐसे वर्ड्स जो होते हैं ना, ये अगर आप अपने परिचय में या अपने लिखावट में अगर डालते हो तो इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो कहीं अगर आपको ऐसी चीज़ दिख जाती तो उसको हाईलाइट करके समझ जाया करो कि हाँ ये जब मैं जीवन परिचय हम जब लिखेंगे तो उस टाइम पर हम ऐसे शब्दों को यूज करेंगे, ठीक है। तो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था, सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ। अब वहां पे आपने इतनी सी लाइन याद की थी, यहाँ आपने उसको बहुत अच्छे से डिटेल में बना के लिख दिया। इनके पिता का नाम श्री महादेव सहाय था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने MA और सन 1915 में इन्होंने स्वर्ण पदक के साथ LLM की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, ठीक है। पहले इन्होंने MA किया था, उसके बाद LLM की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की थी। मुजफ्फर में
मुजफ्फरपुर में कॉलेज में कुछ दिन अध्यापन कार्य करने के पश्चात सन 1911 से 1920 ईस्वी तक राजेंद्र बाबू ने क्रमशः कलकत्ता और पटना हाईकोर्ट में वकालत की थी। जो इन्होंने पढ़ाई की थी उससे रिलेटेड इन्होंने फिर क्या स्टार्ट कर दिया, वकालत शुरू की। तो ये एक वकील भी थे। तो इस तरह से इनकी दो चीजें हो गई, पहला इनके घर के बारे में हुआ, दूसरा इनकी एजुकेशन के बारे में आप पॉइंट डाल सकते हो। तीसरा पॉइंट, सन 1920 यानी 1911 से 1920 में इन्होंने कलकत्ता में क्या किया था, वकालत की थी। फिर 1920 ईस्वी में इन्होंने वकालत छोड़ दी। 1911 से शुरू की थी, 1920 तक की थी, फिर 1920 में इन्होंने छोड़ दी वकालत और पूर्ण रूप से देश के सेवा कार्य में लग गए। अब इन्होंने देश सेवा कार्य करना शुरू कर दिया, देश के सेवक बन गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये 3 बार सभापति चुने गए थे। राष्ट्रीय कांग्रेस में 3 बार सभापति चुने गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ऐड कर सकते हैं। और सन 1962 ईस्वी तक भारत गणराज्य के राष्ट्रपति रहे। ये 1962 तक क्या रहे थे, राष्ट्रपति रहे थे। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निर्भीकता, देशभक्ति, साधुता और सादगी इनके रोम रोम में व्याप्त थी। सत्यनिष्ठा मतलब सत्य बोलना, ठीक है, ईमानदारी रखना, किसी चीज से डरना नहीं, निर्भीकता, देश के भक्त थे, साधुता मतलब सिंपल जीवन जीना और सादगी सिंप्लिसिटी में रहना, ये इनके रोम रोम में बसा हुआ था। सन 1962 ईस्वी में इन्होंने भारत की सर्वोच्च उपाधि, भारत की सबसे बड़ी उपाधि क्या है, भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। कब किया गया था, 1962 में। बहुत इंपॉर्टेंट, ये जीवन पर्यंत हिंदी और हिंदुस्तान की सेवा करते रहे और इनकी मृत्यु जो हुई थी सन 1963 में हुई थी। 1962 में इनको भारत रत्न मिला था और 1963 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1911 से 1920 तक इन्होंने वकालत की थी, ठीक है। अगर आपको उस टाइम शहर का नाम याद आता है तो आप याद रख लो, अदरवाइज ठीक है। उसके बाद 1920 में इन्होंने वकालत छोड़ दी, फिर देश के सेवा कार्य में लग गए। फिर देश के सेवा कार्य में लगते हुए उन्होंने 1962 में इनको गणराज्य में इन्होंने राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। सत्यनिष्ठा और ये सारी चीजें इनके अंदर थी। 1962 में इनको क्या मिला था, भारत रत्न मिला था और 1963 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर आपको डेट किसी की लिखी हुई है, आपको नहीं याद है तो इट्स ओके, आप सन को जरूर याद रखो, सन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सन याद रखो, डेट मंथ अगर आपको नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन सन याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इनकी रचनाएं, इन्होंने क्या क्या रचनाएं की थी उनको देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कुशल लेखक भी हैं, सामाजिक, क्योंकि एक समाज सुधारक तो थे ही, राष्ट्रपति थे, लेकिन एक अच्छे लेखक भी थे। सामाजिक, शैक्षणिक एंड सांस्कृतिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर इनके लेख बराबर निकलते रहते थे। मतलब ये सामाजिक से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड और संस्कृति से रिलेटेड ये काफी लेख लिखते रहते थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति पद को भी इन्होंने सुशोभित किया था। मतलब ये हिंदी साहित्य सम्मेलन जो था वहां पर भी ये सभापति बने थे। तो ये भी इनके अंदर एक और चीज है, तो आप ये इनके जीवन परिचय में भी ये चीज लिख सकते हो। भारतीय शिक्षा, गांधी की देन, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति, आत्मकथा आदि इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। हिंदी के अतिरिक्त ये अंग्रेजी में भी लिखते थे। तो ये सारी चीजें उन्होंने हिंदी में लिखी थी। कौन कौन सी, भारतीय शिक्षा, गांधी की देन, क्योंकि ये गांधी जी के साथ थे, तो गांधी की देन और साहित्य, शिक्षा और संस्कृति की तरफ इनका बहुत ज्यादा रुझान था कि भारतीय संस्कृति को हम आगे बढ़ाएं, तो इससे रिलेटेड वो बहुत ज्यादा चीजें करते थे। आत्मकथा और ये सारी चीजें जो थी इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें थी और इनके साथ साथ वो इंग्लिश में भी लिखते थे। तो जीवन परिचय हमको मोटा मोटा याद हो गया, रचनाएं भी आपको 2-3 याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं इनकी भाषा शैली पर कि ये भाषा कैसे यूज करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सदैव सरल और सुबोध भाषा के पक्षपाती थे, यानी सरल और सुबोध यानी सिंपल और इजी जो चीजें समझ में आ जाए वैसी लैंग्वेज नहीं यूज करते थे। पक्षपाती थे मतलब नहीं यूज करते थे। इनकी भाषा कैसी थी, व्यवहारिक थी, मतलब नॉर्मल, यानी समझ में आ जाए ऐसी थी। इसीलिए इसमें संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं का शब्दों का समुचित प्रयोग किया गया था। व्यवहारिक मतलब ये हर एक शब्द को मतलब तवज्जो देते थे, ऐसा नहीं करते थे कि किसी एक ही भाषा को, एक ही शब्दों को ले, वो व्यवहारिक रखते थे। मतलब सारी चीजें अपनी रचनाओं में यूज करते थे। वो संस्कृत भी लेते थे, वो अंग्रेजी भी लेते थे, वो उर्दू भी लेते थे। तो इस तरह से वो सारी भाषा, इनकी जो भाषा थी वो व्यवहारिक थी। इन्होंने आवश्यकता अनुसार ग्रामीण शब्दों और कहावतों को भी प्रयोग किया। जहां जहां इनको जरूरत पड़ी वहां इन्होंने ग्रामीण शब्द भी यूज किए और कहावतें भी यूज की। इनकी भाषा में कहीं भी बनावटीपन की गंध नहीं आती थी। ऐसा नहीं लगता था कि ये कुछ बनावटी बना के या कुछ अपनी तरफ से
जबरदस्ती कोई चीज जोड़ के कुछ दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल सिंपल दिखा रहे, जो जैसे इनको लगता था कि इनकी रचना में अगर इनको लगता था कि मुझे इंग्लिश का वर्ड यहाँ पर डालना है तो वो चीज कर देते थे, या इस चीज में मुझे ये वाली कहावत डालनी है तो वो डाल देते थे। तो ऐसा वो रखते नहीं थे कि नहीं मुझे यही चीज पर्टिकुलर अपनी रचना में रखना है, तो वो हर तरह से ओपन माइंडेड थे। भाषा की भांति ही इनकी शैली में भी कोई आडंबर नहीं था, मतलब ये जो चीज लिखते थे तो वो जरूरी नहीं होता था कि वो विचारात्मक की हो या वर्णात्मक की हो, वो किसी भी शैली में लिख सकते थे। तो शैली से आप समझ गए होंगे कि शैलियां जो हमने पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग, जिसमें इन्होंने आवश्यकता अनुसार छोटे और बड़े वाक्यों का भी प्रयोग किया, कभी इनको छोटे वाक्य प्रयोग करने, कभी बड़े वाक्य प्रयोग करने, तो ये हर तरह की चीज करते थे। मुख्य रूप से इनकी शैली में जो मेन शैली है वो कौन सी यूज होती थी, साहित्यिक शैली, भाषण, मतलब वो भाषण देते थे, और विवेचनात्मक यानी किसी चीज का विवेचन करके वो बताते थे, भावात्मक इमोशनली चीजें होती थी, किसी चीज के ऊपर जो समाज से रिलेटेड होती है वैसी भावात्मक शैली जो थी आदि रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इनकी भाषा शैली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, साहित्य में स्थान, इनका साहित्य में क्या स्थान था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुलझे हुए राजनेता होने के साथ साथ उच्च कोटि के क्या थे, विचारक भी थे, साहित्य साधक थे, कुशल वक्ता थे, क्योंकि भाषण देते थे तो कुशल वक्ता थे। ये सादी भाषा और गहन विचार, कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार, ऐसे वाली भावना रखते थे के रूप में सदैव स्मरण किए जाते थे। हिंदी की आत्मकथा विधा में इनकी पुस्तक मेरी आत्मकथा जो है वो सबसे ज्यादा उल्लेखनीय स्थान रखती है, मेरी आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा विधा यानी आत्मकथा की जो विधाओं में आत्मकथा जो है उसमें मेरी आत्मकथा जो है वो राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित थी, और उसको ये जो इसका है, इस आत्मकथा के बारे में बहुत ज्यादा नाम लिया जाता है। ये हिंदी के अनन्य सेवक और प्रबल प्रचारक थे, मतलब प्रचार करते थे। राजनेता के रूप में अति सम्मानित स्थान पर विराजमान होने के साथ साथ हिंदी साहित्य में भी इनका अति विशिष्ट स्थान था। ये समाज से रिलेटेड तो थे ही, लेकिन हिंदी साहित्य में भी इनका बहुत अच्छा विशिष्ट स्थान था। तो ये हो गया साहित्य योगदान। अब इसके बाद चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं जो मैं हर बार क्वेश्चंस करवाते वक्त करती हूँ, लेकिन इस बार हम वो चीज नहीं करेंगे। आपको ये चीज समझ के रखनी है कि जब भी कोई चैप्टर होगा उस चैप्टर में 4 चीजें आपको पहले स्टार्टिंग में समझनी होती हैं, और उनको समझ के आप चाहें तो कहीं नोट डाउन उसे कर लीजिए, क्योंकि आपको वहां से क्वेश्चन मिलता है। जो क्वेश्चन मिल सकेगा कैसा मिलेगा कि बोला जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो आपको जीवन परिचय और रचनाएं जो हमने पढ़ी थी उसको लिख देना है। क्वेश्चन फिर घूम के आ सकता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय के साथ साथ उनके साहित्य में क्या योगदान है वो लिखिए। तो आप फिर साहित्य वाला स्थान और जीवन परिचय लिखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भाषा शैली और रचनाओं का वर्णन कीजिए, तो भाषा शैली और रचना आपको लिखनी है। तो क्वेश्चन घूम के कैसे भी आ सकता है, लेकिन आपको ये 4 चीजें अच्छे से पढ़ के रखनी है कि साहित्य में स्थान क्या था, भाषा शैली कैसी थी, रचनाएं क्या थी, और उनका जीवन परिचय। तो इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिलता है, तो मैंने वो बार बार क्वेश्चन रिपीट नहीं किए हैं, सिर्फ मैंने आपको यहीं पे बता दिया कि आपको इस तरह से ये 4 चीजें पढ़ के रखनी है। क्लियर। अब बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कि पार्ट में एक्चुअल में है क्या जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, और आज लेसन कंप्लीट मे बी नहीं हो पाएगा, इस लेसन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके साथ साथ उसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो जितना कर सकेंगे अभी आज हम कंप्लीट करेंगे। तो पार्ट से संबंधित सबसे पहले क्या दे रखा है इस पार्ट में, तो प्रस्तुत पार्ट जो है भारतीय संस्कृति एक भाषण का अंश है। मैंने पहले ही बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाषण भी देते थे, बहुत अच्छे वक्ता भी थे, तो उनके भाषण का एक अंश है, यानी उन्होंने कहीं भाषण दिया था और उस भाषण में से एक अंश निकाला गया था, एक एक्सट्रैक्ट निकाला गया था, और वही आपके चैप्टर में गिवन है। तो आपसे जैसे पूछा जा सकता है कि जो भारतीय संस्कृति है वो क्या है, तो वो एक भाषण का अंश है। तो ये चीज ध्यान रखना है ना। इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है कि भारत जैसे विशाल देश में व्याप्त जीवन का जो रहन सहन की विविधता है उसमें एकता के दर्शन दिखते हैं। यानी हमारे यहाँ पे कितनी ज्यादा विविधता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या दिखते हैं, एक देश की तरह बोले जाते हैं कि हाँ ये एक देश है, और इसमें बहुत सारी विभिन्नता होने के बाद भी एकता है। तो इस चीज के ऊपर है ये चैप्टर। विभिन्न भाषा, विभिन्न जाति और विभिन्न धर्म के मणियों, मतलब ये अलग अलग एक मणियों की तरह है, और ये एक सूत्र में पिरो कर रखने वाली क्या है, भारतीय संस्कृति हमारी विशिष्ट है। अलग अलग टाइप की जाति है, अलग अलग टाइप के धर्म है, अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग जगह की जलवायु है, प्राकृतिक चीजें हैं, फिर भी हम क्या हैं, अलग अलग मणियों की तरह हैं और एक साथ एक माला की तरह पिरोए हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सादा जीवन और उच्च विचार के प्रतीक थे। यानी सादा जीवन, सिंपल जीवन रखना है, लेकिन विचार हमेशा कैसे रखने हैं,
उच्च रखने हैं, इस टाइप के ये प्रतीक माने जाते थे। हिंदी के अनन्य सेवक और उत्साही प्रचारक भी थे और इनकी सेवाओं के लिए हिंदी जगत इनको सदैव इनका ऋणी रहेगा। तो ये चीज आप नहीं भी समझो, लेकिन हाँ मेन ये है कि इस चैप्टर में किसके बारे में बताया, भारत देश की विभिन्नता के बारे में बताया है और उसके साथ साथ भारत की जो जलवायु है उससे रिलेटेड बताया है। नेक्स्ट उसी में लोगों के बारे में एक लोगों को मैसेज दिया है कि हम लोगों को किस तरह से अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर भारतीय संस्कृति। यहीं से ही आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, पढ़ना शुरू करते हैं। कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, एक छोर से दूसरे छोर तक सफर करे तो उसको इस देश में इतनी विभिन्नताएं देखने में आएंगी कि वे कह उठेगा कि ये देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है जो एक दूसरे से बहुत बातों में और विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से आंखों के सामने आती हैं बिल्कुल भिन्न है। प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतनी और इतने प्रकार की और इतनी गहरी नजर आएंगी। कोई विदेशी, अगर कोई दूसरा विदेशी बाहर का फॉरेनर जो है अगर हमारे यहाँ देश में आ जाए तो क्या होगा, और जिसको पता ही नहीं हो कि भारत के बारे में, यानी कुछ बाकी लोगों को तो काफी लोगों को पता ही होगा, लेकिन अगर ऐसा विदेशी आ जाए जिसको भारत जैसे देश के बारे में कुछ पता ही नहीं हो और अगर वो आ जाए तो वो क्या देखेगा, एक छोर से जब वो दूसरे छोर की तरफ जब सफर करेगा, यानी एक जगह से जब दूसरे पॉइंट पर जब वो जाएगा तो उसको क्या मिलेंगी, बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। और इतने सारे जब वो विभिन्नताएं देखेगा तो वो क्या कह उठेगा, वो कह देगा कि यार ये तो देश नहीं है, ये तो क्या है, बहुत सारे देशों का समूह है। यानी यहाँ पर अलग अलग देश हैं, इसको एक देश भारत देश नहीं बोलना चाहिए, ये तो बहुत सारे देश हैं इसके अंदर, इसको तो कुछ और बोलना चाहिए। तो इस तरह से कोई व्यक्ति अगर आएगा तो उसे ऐसा दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा विभिन्नताएं हैं जो एक दूसरे से बहुत बातों में और विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से देखी जा सकती है। मतलब कि यहाँ पर ऐसी विभिन्नताएं आपको दिख जाएंगी कि उसके लिए आपको स्पेशल कुछ देखने को नहीं चाहिए होगा। आप लोगों के ड्रेसिंग सेंस से देख लोगे, आप वहाँ के नेचर से देख लोगे, आप वेदर से देख सकते हो कि यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कि एक जगह पे कुछ और था तो दूसरी जगह पे कुछ और था। तो इस तरह से बहुत सारे क्या हैं यहाँ पर विभिन्नताएं हैं जो हमको इजीली आंखों से दिख जाती है। उसके लिए आपको अलग से स्टडी नहीं करना पड़ेगा कि हाँ इसके बारे में हमको समझना है। वो क्यों? क्योंकि देखो कई जगह पर जैसे राजस्थान में थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, और आप उत्तराखंड यहाँ चले जाओगे तो वहाँ ठंडी रहती है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ आएगा और यहाँ से वहाँ जाएगा तो कितना वेरिएशन दिख जाएगा, तो ये देख के ही पता चल जाएगा। इसके लिए कुछ अलग से कोई चीज़ हमको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, तो ये चीज़ें देखकर हमको पता चल जाती हैं। प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतनी की इतने प्रकार की कि इतनी गहरी नजर आती हैं। मतलब प्राकृतिक विभिन्नताएं, नेचर जो है वो भी हमको बहुत ज़्यादा दिख जाता है। कि अगर हमको यहाँ पे अगर हम वैकेशन मनाने जाते हैं तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे वैकेशन के टाइम पे क्या होता है, गर्मी होती है, तो लोग ज़्यादातर कहाँ जाते हैं, ठंडी जगहों पे जाते हैं कि यार ठंडी जगहों पे घूम के आते हैं। और जब ठंडी वाला टाइम होता है तब वो कहाँ चले जाते हैं, किसी गर्मी वाली जगह पे चले जाते हैं। तो ये वेदर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग लोग अपना जाने का घूमने का प्लान बनाते हैं। तो नेचर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वेरिएशन होते हैं जो किसी भी एक महाद्वीप के अंदर ही नज़र आ सकती है। अब इतने ज़्यादा जो विभिन्नताएं हैं, ऐसा लगता है कि जैसे एक महाद्वीप यानी कि धरती का बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है उसके लिए कहा गया है कि जैसे महाद्वीप पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, उससे भी ज़्यादा इसमें दिखने को मिल जाता है। हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां एक छोर पर मिलेंगी और जैसे जैसे वे दक्षिण की ओर बढ़ेगा तो गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र से प्लावित समतलों को छोड़कर फिर विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री और नीलगिरी की श्रेणियों के बीच समतल हिस्से उसे रंग बिरंगे देखने में आएंगे। अब इस चीज को समझो, हिमालय से यानी हिमालय से जो ढकी हुई पहाड़ियां हैं, किसकी, बर्फ की, हिमालय की पहाड़ियां। अगर मैं तो अभी शिमला में गई थी तब मैंने देखी थी, दूर से देखी थी, मतलब बहुत दूर से दिख रही थी कि हाँ ये हिमालय की पहाड़ियां हैं। तो वहां से वो सारी की सारी पहाड़ियां कैसी हुई है, बर्फ से ढकी हुई हैं। अब उसके एक छोर पर यह होगा, बर्फ से ढकी पहाड़ियां मिलेंगी और जैसे जैसे आप दक्षिण की ओर चलोगे तो आपको क्या क्या दिखेगा, गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र से भरा हुआ प्लावित यानी कि पूरा भरा हुआ आपको समतल दिखेगा। और उस समतल को छोड़ते हुए जब आप आगे की ओर बढ़ोगे तो विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, नीलगिरी ये श्रेणियों के बीच जब आप आओगे तो आपको रंग बिरंगे हिस्से देखने को मिलेंगे। आगे और क्या बताते हैं, पश्चिम से पूर्व। अब आप दिशाएं अगर देखोगे तो उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। जब आप इस तरह से दिशाओं को देखोगे और पश्चिम से पूर्व तक जाने में भी उसको क्या, यानी पश्चिम से पूर्व तक जब वो जाएगा तब भी उसको बहुत सारी विभिन्नताएं मिलेंगी कि भी पश्चिम में जैसे गोवा और यहाँ महाराष्ट्र, यहाँ पर आपको समुद्र दिखेगा। फिर आप आगे जब जा रहे हो पूर्व की साइड जाओगे तो आपको
क्या मिलेगा, जैसे वेस्ट बंगाल मिल गया, तो ये अलग जगह, यानी वहाँ का अलग वेदर होता है। जैसे गोवा में आपको ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, वहाँ पर ज़्यादा ठंडी वंडी नहीं पड़ती है, मुंबई साइड आपको ज़्यादा ठंडी वंडी नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। हिमालय की सर्दी के साथ साथ जो साल में कभी भी मनुष्य को गर्म कपड़ों से और आग से छुटकारा नहीं देती। अब हिमालय की जो सर्दी है वहां पर अगर आप रुकोगे तो क्या होगा, वहां अगर आप रहते हो तो आप कभी भी आग से छुटकारा नहीं पा सकते हो। वहां पर आपको आग तो चाहिए, क्योंकि वहां पर ठंडी इतनी होती है कि आप 12 महीने वहां रहोगे, 12 महीने आपको ठंडी लगेगी। तो इस तरह से गर्म कपड़े और आग से आपको कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, समतल प्रांतों की जलती हुई लू और कन्याकुमारी का वे सुखद मौसम जिसमें ना कभी सर्दी होती है और ना गर्मी देखने को मिलेगी। समतल प्रांतों पे, ठीक है, जो सिंपल प्रांत है, यानी कि जैसे मान लो राजस्थान है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जलती हुई गर्मी, लू, ये सब चीज़ें मिलेंगी। लेकिन कन्याकुमारी जैसा जगह है, वहाँ पर आपको ना तो ठंडी मिलेगी ना ही गर्मी मिलेगी, मतलब नॉर्मल टाइम मिलेगा। तो ये दो चीज़ें हो गई। नेक्स्ट, अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तपती भूमि की भी मिलेगी। यहाँ साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती है। अब यहाँ पे वर्षा के बारे में बताया है कि असम में जो होता है वहां पर आपको इतनी ज्यादा बारिश मिलती है, लेकिन जैसे आप अगर आप जैसलमेर की बात करोगे तो वहां पर आपको बारिश देखने को ही नहीं मिलेगी। तो ये क्या है तो एक देश, लेकिन एक देश में भी कितने ज्यादा वेरिएशन है, मौसम में कितने ज्यादा वेरिएशन है, बरसात से रिलेटेड कितना ज्यादा वेरिएशन है, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न न किया जाता हो। अब इतनी ज्यादा वेरिएशंस हैं, इतनी ज्यादा विभिन्नताएं हैं, तो विभिन्नताओं की वजह से क्या होगा, हर जगह पे अलग अलग टाइप का अन्न मिलेगा, कहीं कुछ मिलता होगा, कहीं कुछ होता होगा, फसलें कहीं अलग होती होंगी। जैसे यहाँ पे आप शिमला साइड, यहाँ साइड पहाड़ी साइड चले जाओ, वहाँ पे एप्पल बहुत अच्छे होते हैं। तो जैसी वहाँ की जलवायु उसी के हिसाब से वहाँ पे फ्रूट्स अच्छे मिलते हैं। जैसा यहाँ की जलवायु होती है उसके हिसाब से यहाँ के फ्रूट्स होंगे। तो अन्न, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ों में भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी और ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो यहाँ ना मिलती होगी। कोई ऐसा फल नहीं, मैंने बताई दिया इसके बारे में, जो यहाँ पैदा नहीं किया जा सके। कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में ना पाया जाता हो, और ना ही कोई ऐसा वृक्ष या जानवर है जो यहाँ पर नहीं हो, जो यहाँ फैले हुए जंगलों में ना मिले। आपको ऐसा कोई जानवर या वृक्ष नहीं मिलेगा जो यहाँ के जंगलों में नहीं हो, मतलब आपको ऑलमोस्ट सारे ही एनिमल्स मिल जाएंगे। यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आब हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग हैं। अगर आपको ये सिद्धांत देखना है कि भाई हवा जो बदलती है, लोग, इंसान जो है वो बदलते हैं, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनकी वेशभूषा, उनके बोलने का तरीका, उनका शरीर, उनका मस्तिष्क, ये सभी चीज़ें अगर आप देखनी है तो उसका जीता जागता सबूत क्या है? उसका जीता जागता सबूत है यहाँ के लोग, यहाँ के लोगों का पहनावा, यहाँ के लोगों का खाना। आप यहाँ के लोगों को देखोगे, राजस्थान देखते हैं ना, जब हम कभी कहीं घूमने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम राजस्थान जाएंगे तो राजस्थानी ड्रेस पहन के फोटो खिंचवाते हैं, ठीक है। फिर हिमाचल साइड जाएंगे तो हिमाचली वाली ड्रेस पहन के फोटो खिंचवाते हैं। उसके आगे कहीं और जाते हैं तो उस टाइप की, मतलब अगर गुजरात जाओगे तो उस टाइप का ड्रेसेस पहनोगे। तो हर जगह का अपना अपना ड्रेस होता है, उनका ड्रेसिंग स्टाइल होता है, उनका खाने पीने का कुछ अलग चीज़ होता है, फेमस होता है। जैसे राजस्थान में दाल बाटी बोलते हैं, ठीक है। पंजाब जाओगे तो आपको राजमा चावल, छोले चावल, ये चीज़ें मिलेंगी, छोले भटूरे मिलेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट खाने से भी हम क्या कर लेते हैं, चेंजेस बता देते हैं कि हाँ भाई ये इस जगह का है। तो वो कैसे आया, वो लोगों को देख के आया। तो अगर आपको किसी को नहीं समझ में आता है कि ये कैसे चेंज है, यानी एक विदेशी के लिए बोल रहे हैं ना, कि अगर नहीं समझ में आ रहा उसको, तो वो लोगों के वेशभूषा, रहन सहन, खान पान से ही समझ जाएगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं हैं। इसी तरह मुख्य कई भाषाएं भी प्रचलित हैं और बोलियां भी, जिनकी कोई गिनती ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर एक कहावत बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो क्या है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। कोस कोस मतलब कि 2-2 मील, या 2 मील से समझो कि 3-3 किलोमीटर समझ लो ऑलमोस्ट, है ना। यहाँ पे 3-3 किलोमीटर पे क्या हो जाता है, पानी बदल जाता है, यानी 3-3 किलोमीटर पर लोगों का स्टाइल बदल जाता है, और उसी के साथ साथ बानी यानी कि बोली बदल जाती है। 3 किलोमीटर पे आपको थोड़ा सा कुछ और मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे से गाँव भी हैं।
एक गांव से दूसरे गांव जाओगे तो वहां का रहन सहन कुछ अलग होगा, वहां का कुछ रीति रिवाज अलग होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी, यानी बोली भी फिर उसके अकॉर्डिंग बदल जाती है। हर किसी जगह पे अलग अलग, यानी बोलियां तो बहुत ज्यादा है यहाँ पर। आप अगर राजस्थान में रहते हो तो ऐसा नहीं है कि राजस्थानी भाषा ही होती है, राजस्थानी के साथ और भी बहुत सारी भाषाएं होती हैं जो लोग बोलते हैं। तो छोड़िए, अलग अलग चीजें जो हैं उसकी तरह बहुत सारे चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट, भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदाय की गिनती भी आसान नहीं है। अब यहाँ पे भिन्न भिन्न तरह के धर्म के लोग हैं, तो धर्मों के साथ साथ जैसे लोग हैं, लोगों की भाषाएं हैं, उसी तरह अलग अलग धर्म के लोग भी यहाँ पर बसे हुए जो बाकी देशों में भी होंगे, और यहाँ पर भी उसी के कुछ रूप यहाँ पर भी होंगे। और इन भिन्न धर्मों की जो है गिनती आसान नहीं है, बहुत धर्म है। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि ये देश नहीं अनेक देशों का एक समूह है, ये एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। तो अगर एक अनजान, एक विदेशी कोई आ जाए जिसको देश के, हमारे भारत देश के बारे में पता नहीं है, तो वो कह सकता है कि एक जाति नहीं है, जातियों का समूह है, ये एक देश नहीं है, ये अनेक देशों का समूह है। तो इस तरह से आश्चर्य होगा, ये नॉर्मल है, क्योंकि ऊपर देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता ही देखने में आएगी। अब ऊपर देखने वालों यानी कि जो लोग इसको सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते हैं, जो सिर्फ इसको एक देश की तरह कंसीडर करते हैं, तो उसके लिए ये विभिन्नता ही होगी। उसको नहीं समझ में आएगा कि इतनी विभिन्नताएं होने के बाद भी क्या है, इसमें एकता है। तो जो ऊपर ऊपर से देखेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ इसको सिर्फ देखने के हिसाब से देखेंगे, तो उसको क्या दिखेगी, विभिन्नताएं ही दिखेंगी। पर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तह में एक ऐसी समता और एकता फैली हुई है जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पिरो लेती है और पिरोकर एक सुंदर समूह बना देती है, जैसे रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार की और भिन्न रंग की सुंदर मणियों और फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार तैयार कर देता है। अब यहाँ पे जो लोग विभिन्नता देखते होंगे, उन विभिन्नता को देखने वालों के तह में अगर आप जाओगे, उसके एंड पे जाओगे, तो आपको एक चीज दिखेगी, क्या, समता और एकता। यहाँ के लोग जो है वो बहुत एकजुट रहते हैं, और वो एकजुट इस तरह से रहते हैं जैसे मान लो क्या है, अलग अलग फूल हैं, और उन फूलों को जब हम एक माला के में पिरो देते हैं तो तब हम उसको एक माला बोलते हैं, यानी वो हमारे लिए एक काम करती है, अलग अलग फूल। तो ऐसे ही अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग लोग हैं, उनको अगर हम एक साथ इस देश में बोलते हैं, और वो हमारे लिए क्या बन जाता है, हमारा भारत देश, जिसमें विभिन्नता होने के बाद भी क्या है, एकता है, जिसकी प्रत्येक मणि या फूल दूसरों से न तो अलग है और न हो सकता है, और केवल अपनी ही सुंदरता से लोगों को मोह लेता है। जैसे एक माला होती है, अलग अलग फूल वो उतने ज़्यादा खिलकर नहीं आते हैं, और जब हम उसकी माला बनाते हैं तो वो एक अलग से खिलकर आती है। इसी तरह से अलग अलग देश संप्रदाय के लोग जो हैं, जब एक साथ जुड़े हुए होते हैं तो उनको कोई अलग नहीं कर सकता है, और वो अपनी सुंदरता जो है लोगों को दिखाते हैं। इसीलिए लोग भारत का एग्जाम्पल देते हैं कि यहाँ पे इतने धर्म के लोग हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा एकता रहती है। बल्कि दूसरों की सुंदरता से ही वह स्वयं सुशोभित होता है, और इसी तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को भी सुशोभित करता है। भारत जो है दूसरों को भी क्या सिखाता है कि भाई विभिन्नता में एकता ही अच्छी है, दूसरे के धर्म को आदर के साथ स्वीकार करो, दूसरे के जो रिलीजन्स हैं उनको रेस्पेक्ट दो। ये सारी चीज़ें भारत जो है दूसरों को सिखाता है, क्योंकि भारत के पास खुद के पास ये सारी चीज़ें हैं। यह केवल एक काव्य की भावना नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेक जल प्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये एक काव्य की भावना नहीं है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इसको एक काव्य की तरह बता रहे हैं, लोगों को साहित्य से संबंधित बता रहे हैं कि हाँ ये ऐसा है, बल्कि ये क्या है, एक ऐतिहासिक सत्य है। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग धर्म के, जाति के लोग रहते हैं जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखे हुए, मतलब हर किसी का अपना अपना एक अलग अलग अस्तित्व है, और वो अपने अस्तित्व के साथ ही चल रहे हैं। हर कोई अपने धर्म को समानता देता है, अपने धर्म को आगे लेके चलता है, उनके रीति रिवाजों को फॉलो करता है। तो यहाँ पे ऐसी कोई रोक टोक नहीं है कि भाई आप सभी को एक धर्म ही अपनाना है, ऐसी चीज़ नहीं है। और वो चीज़ ऐतिहासिक है, अब तक चली आ रही है और आज भी अस्तित्व में है।
ठीक है। अनेक जलप्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल है। जलप्रपातों यानी कि जहाँ अलग अलग जगहों से जल आ रहा है, जो प्रपात मतलब होता है ऊंची जगहों से पानी जब आता है उसको प्रपात कहते हैं। अलग अलग प्रपातों से या प्रवाहों से, अलग अलग जगहों से जहाँ से भी ये आ रहा है उसका क्या है, ये संगम स्थल बनकर एक प्रकांड, प्रकांड मतलब बहुत ही बड़ी मात्रा में फैला हुआ, और प्रगाढ़ यानी कि गहरा समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है। ठीक है, जिससे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। और इस चीज को हम क्या कह सकते हैं, भारतीय संस्कृति कहते हैं। यानी अलग अलग जलवायु है, लोग हैं, यहाँ के प्रांत हैं, यहाँ के रीति रिवाज हैं, यहाँ के धर्म है, इन सभी को हम क्या कह सकते हैं, भारतीय संस्कृति कह सकते हैं। क्योंकि इतने ज़्यादा वेरिएशन है और उसके बाद भी लोग एकता में रहते हैं, तो उसको हम एक ही शब्द कह सकते हैं। इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और रहे हैं। बिल्कुल, ये अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रांत हैं, और उनके लोग उद्गम यानी अलग अलग जगह से आया है, लेकिन क्या है, फिर भी हम सब एक हैं। इनकी धाराएं भी अलग अलग बहती हैं। जैसे नदियां होती हैं, उनकी धाराएं अलग अलग से बहती हैं, लेकिन एंड में आके वो एक जगह ही मिलती हैं। ऐसे ही यहाँ के लोग जो हैं वो भी अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग संप्रदायों के हैं, लेकिन फिर भी क्या है, भारत देश में एक साथ रहते हैं। और जब इनसे पूछा जाए तो क्या कहते हैं, हम भारतीय हैं। ठीक है, और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न और फल फूल पैदा करती रहती हैं। अलग अलग टाइप के फल फूल पैदा करती, जैसे एक नदी होती है, अलग अलग नदी में उसकी अलग अलग गुणवत्ता होती है, वो अलग अलग जगह बहती है, उनका उद्गम अलग अलग होता है, लेकिन ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये सभी चीज़ें एक साथ रहती हैं, पर सबसे एक ही शुद्ध, सुंदर और स्वस्थ और शीतल जल बहता है। चाहे नदियाँ कितनी भी हो, कहीं से भी आती हों, लेकिन इनका जल कैसा होता है, बिल्कुल शुद्ध होता है, सुंदर होता है, स्वच्छ होता है, जो उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। चाहे वो कहीं से भी निकली हो, लेकिन जब जहाँ जिस जगह मिलती हैं तो सब एक हो जाती है। ऐसा नहीं होता है कि गंगा का अलग पानी दिखेगा, यमुना का अलग दिखेगा, वो चाहे कहीं अलग अलग से निकलती हों, लेकिन जब मिलती हैं तो कैसे मिलती हैं, एक साथ बन जाती है। ऐसे ही नदियों को हमारे भारतीय लोगों के साथ कहा है कि यहाँ के लोग कितने भी अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी क्या कहा जाता है, ये भारतीय कहे जाते हैं। आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं। मतलब ये जो हम नदी के बारे में बात कर रहे हैं कि नदी जो है उसके शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हम अभी भी हैं। यानी हम अपने जीवन में आज भी ये चाहते हैं कि हमारा जीवन कैसा हो, प्यार भरा हो, आपस में भाईचारा हो, और इसी तलाश में हम रहते हैं। नदी के साथ हमारे लोगों का ये कंपैरिजन किया जा रहा है ना, और हमारी इच्छा, अभिलाषा, प्रयत्न यही है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वे अमर तत्व देता रहे, जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं। और क्या कह रहे हैं कि और हमारी इच्छा ये है और हमारी अभिलाषा यानी कामना ये है, हम चाहते हैं, हमारी प्रयत्न है, हमारी कोशिश ये है कि हम अलग अलग नदियाँ यानी हम अलग अलग धर्म के जो लोग हैं, चाहे कितने भी अलग हों, लेकिन हम हमेशा साथ चले। चाहे ज़माने में इतने सारे दुख मिले, जो अंग्रेज़ लोग आए उन्होंने हमारे ऊपर इतने सारे दुख किए, वो सारी चीज़ें सहते हुए भी हम फिर भी आज साथ में सब एक साथ चल रहे हैं। तो वो हमेशा ऐसे ही चले जैसे निर्मल नदियाँ जो हैं वो बहती रहती हैं अपने शुद्ध शीतल जल के साथ, ऐसे ही हम लोग भी जो है साथ में चलते रहें। जैसा कि हमारे कवि इकबाल कह गए। अब कवि इकबाल क्या कह गए हैं वो देखते हैं। बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना हमारा। अब ये कवि जो इकबाल हैं उन्होंने कही थी ये बात कि भाई अभी भी हमारा नामो निशां है, हम आज भी हैं, इतने सारे जुल्म सहने के बाद भी आज हम भारतीय उठ खड़े हुए हैं, तो आज भी हमारा नामो निशान है। कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, हमारे अंदर ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से हम मिटते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इतने सारे गुण हैं, हम अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग जलवायु है, अलग अलग सारी चीज़ें हैं, यहाँ के लोगों का विचार अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम लोग मिट नहीं रहे हैं, आज भी हम खड़े हैं। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, जमानों से हमारे दुश्मन काफ़ी रहे हैं, लेकिन आज भी जो हम भारतीय हैं वो खड़े हैं। वो किस वजह से हैं? क्योंकि हमारे पास इतनी विभिन्नता है और उस विभिन्नता के बाद भी हमने एकता बना रखी है, बहुत ज़्यादा एकता है हमारे अंदर, इसीलिए हम भारत देश कहला रहे हैं। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। नैतिक यानी कि मॉरल है ना, इंग्लिश में बोले तो मॉरल, तो नैतिक यानी मॉरल और आध्यात्मिक यानी बुद्धि से रिलेटेड आध्यात्मिक जो है,
ऐसा स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा। इस लाइन का बहुत अच्छा मतलब है उसको समझना। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है, यानी हमारी मॉरल वैल्यूज हैं, हमारे जो धर्म शास्त्र हैं, उनकी वजह से हम क्या हैं, आज हम अनंत काल तक आज भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम सामने दिखते हैं कि जैसे संपूर्ण देश एक साथ ही चल रहा है। कभी कभी ये मूर्त रूप देखने में भी हमको मिल जाता है, जैसे कि मूर्त बोले तो हमारी भारतीय संस्कृति। अगर हम कहते हैं तो कैसे बोलते हैं, भारतीय संस्कृति है। आप अगर स्कूल के प्रोग्राम्स देखोगे तो वहाँ पर क्या करते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के साथ में एक परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ को बराबर सम्मान दिया जाता है, वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है, और जिसने अमरत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नया मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम जो मूर्त रूप से हमारे बीच चलता रहता है, मूर्त यानी कि ऐसा लगता है कि हमारे आसपास ही है, वो क्या है, हमारी संस्कृति है। यहाँ पे संस्कृति के बारे में बात की जा रही है। आपको अगर इस तरह का एक गद्यांश भी मिल सकता है तो वहाँ आप इस चीज़ को समझ के चलना कि यहाँ पे भारतीय संस्कृति के बारे में बात हो रही है, कि भारतीय संस्कृति ऐसे लगती है चलती फिरती हमारे सामने है, क्योंकि हम उसको, वो दिखती नहीं है लेकिन वो अपने आप को दिखाने वाली चीज़ दिखाती है। कि अगर हम कोई चीज़ अपने लिए बोलते हैं कि हम साड़ी पहनते हैं, हम ये चीज़ लगाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, ये हमारी संस्कृति है, हम इस तरह से हम बड़ों का आदर करते हैं और छोटों को प्यार देते हैं, तो ये क्या बोलते हैं, हम ये हमारी संस्कृति बोलते हैं। तो ये चीज़ हमको ऐसे दिखानी नहीं होती है, लेकिन ये हमारे अंदर से ऑटोमेटिकली दिखने लग जाती है, उसके बारे में कहा जा रहा है। और ये क्या बताती हैं, ये हंसते रोते भी दिखा है, और जिसने अमृतत्व की याद दिला दी हमारी सूखी हड्डियों में। और इस वजह से हमको क्या लगता है, जैसे कभी हम हताश हो जाते हैं तो संस्कृति की वजह से हमारे अंदर ऐसा लगता है कि जैसे सूखी हड्डियां हैं, हड्डियों में जो मांस नहीं है, उसके लिए कहा है कि जैसे नया मज्जा जो होता है, यानी कि जो गूदा होता है हमारे हड्डियों के अंदर, उसके बारे में कहा है, वैसा दिख जाता है। ऐसा लगता है कि मृत शरीर हो और उसके अंदर किसी ने क्या डाल दिए हैं, प्राण डाल दिए हैं, मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। और ऐसा लगता है जैसे दिल जो मुरझाए हुए हैं, अगर कभी हताश हो जाते हैं तो संस्कृति हमको वो चीज़ क्या करती है, खिलखिला देती है, हम उसकी वजह से अपने जीवन को धन्य मान लेते हैं। वह अमृत सत्य और अहिंसा का है। और ये जो संस्कृति है, ये संस्कृति हमें कहाँ से मिली है, ये संस्कृति है हमारी अहिंसा और हमारा सत्य। ठीक है, जो ये अमृतत्व की बात हो रही है, ये हमारी भारतीय संस्कृति, और भारतीय संस्कृति में क्या आता है, भारतीय संस्कृति में आता है अहिंसा और सत्य, कि सत्य और अहिंसा की वजह से ही ये अमृतत्व हमको मिला है, जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। और ये सत्य और जो अहिंसा है, ये हम मानव जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूसरों पे हिंसा नहीं करना ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी और पे हिंसा करते हो तो आप खुद से ही अपने आप से समझ लो एक तरह से क्या हो, नष्ट हो। तो सत्य रखना चाहिए हमेशा अपने लिए, जो भी आप कहो, अपने मन में जो भी चीज़ हो, जो भाव हो, वो बिल्कुल सत्य होने चाहिए। दूसरों के खिलाफ आपको झूठ या ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो ये अमृतत्व हमारे पास होना चाहिए। हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रजातंत्र का अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वे अपना पूरा विकास कर सके, और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। इसका अर्थ क्या है कि वही व्यक्ति जो है उसके पास पूर्ण स्वतंत्रता है, जैसा वो चाहे कर सके, जिसमें वे अपना पूरा विकास कर सकता है। उसको जिस तरह से अपना विकास करना है, क्या करना है, अपने धर्म के बारे में क्या करना है, उसको अपनी जॉब कैसे करनी है, उसको अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है, इस सभी की पूरी स्वतंत्रता होती है। साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। और इसी के साथ साथ क्या होता है, सामूहिक और सामाजिक एकता भी होती है व्यक्ति में, और समाज के बीच इन चीज़ों का विरोध भी होता है। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है, और यदि एक उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष पैदा होता है। अब यहाँ पे हर एक व्यक्ति अपना अपना विकास करना चाहता है, क्योंकि प्रजातंत्र है, सबको अपने अपने मन की करने की आज़ादी है। अगर वो अपने ही मन का करता है, अपनी ही उन्नति के बारे में करता है,
लेकिन अपनी उन्नति करो, अपनी प्रगति करो, लेकिन वो दूसरे की उन्नति और प्रगति में बाधक नहीं बनना चाहिए। अगर वो बाधक बन जाता है तो वहां पर क्या उत्पन्न हो जाता है, संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि फिर क्या होता है, हर कोई सोचेगा कि मैं अच्छा करूं, मैं अच्छा करूं। और इसी के लिए एक उदाहरण दिया गया है, वो उदाहरण अभी आप पढ़ेंगे। और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के पथ की अहिंसा के हो, मतलब सारे पथ कैसे हो, अहिंसा की तरह हो। यानी ऐसा नहीं हो आपको प्रगति करनी है आप करो, लेकिन आपकी प्रगति आप ये सोच के करो कि मुझे उससे आगे करना है, उसका काम रोकना है, तो वो फिर नहीं होना चाहिए, वो एक अहिंसा वाली चीज दिखती है। तो अगर आप प्रगति करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन अहिंसा नहीं होनी चाहिए, सॉरी हिंसा नहीं होनी चाहिए ना। हमारी सारी संस्कृति का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित है। हमारी पूरी संस्कृति का जो आधार है वो क्या है, अहिंसा का तत्व। जहां जहां हमारे नैतिक सिद्धांत का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उनमें मुख्य स्थान दिया गया है। अगर आप नैतिक सिद्धांत, हमारी मॉरल वैल्यूज की बात करेंगे तो उसमें पहला स्थान किसका आता है, अहिंसा का आता है, कि हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी है, लोगों को दुख नहीं देना है, लोगों को मार पीट के अपनी बातें नहीं मनवानी है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है, और हिंसा का दूसरा रूप या नाम स्वार्थ है। अब इन्होंने क्या कहा है, अहिंसा के दो रूप बता दिए हैं, कि अहिंसा का एक नाम तो क्या है कि भाई त्याग है, और अहिंसा का उल्टा अगर हिंसा की बात करें तो वो क्या है, स्वार्थ है। क्यों, क्योंकि देखो अगर आप अहिंसा कर रखते हो तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको कोई चीज नहीं, आपको कोई चीज चाहिए लेकिन वो चीज नहीं मिल पा रही है, तो आप क्या करते हो, उसको छोड़ देते हो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, उसके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको दे दिया, तो वो क्या हो गया, एक तरह से त्याग हो गया, आपने उस चीज का त्याग कर दिया। और यही चीज अगर आप हिंसा करते हो, आप कहते हो कि नहीं मुझे तो वो चीज चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको चाहिए, मुझे तो पहले चाहिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, स्वार्थ आ जाएगा, जो प्राय भोग के रूप में हमारे सामने आता है। भोग यानी कि हमको ऐसा लगता है कि इसका तो मैं ही यूज करूंगा और कोई नहीं। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकलता है। हमारी सभ्यता में क्या है, भोग भी जो है वो त्याग से निकलता है, यानी जो हम चीज लेना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, त्याग के रूप में कहते हैं। कैसे, देखना, भोग भी त्याग में ही पाया है। श्रुति कहती है, मतलब एक श्रुति कही गई है, वो क्या है, तेन त्यक्तेन भुजन जिथा, यानी कि अगर आप किसी चीज का त्याग करते हो तो वो भी क्या है, एक भोग है। यानी आप जब आपके पास कोई चीज है तो आप उस चीज का भोग ऐसे करो कि वो अगर आपसे त्याग भी हो जाए तो चलेगा। किसी भी चीज को अगर आप यूज कर रहे हो, किसी भी चीज को अगर आप ले रहे हो, काम में ले रहे हो, तो उस चीज को ऐसे रखो कि भाई इसका त्याग भी कर सकते हैं। तो भोग ऐसा हो जैसे मान लो त्याग है, यानी वो अगर आप यूज कर रहे हो और अगर वो चली भी जाए तो आपको ऐसा नहीं आना चाहिए कि नहीं ये कैसे जाएगी, ये तो मेरी चीज है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज आ गई तो वहां पर क्या आ गई, आपकी हिंसा आ गई। तो ये इन्होंने अहिंसा और हिंसा में बताया कि अहिंसा त्याग होती है, हिंसा हम उस चीज को पाने के बारे में कहते हैं, जिसको हम स्वार्थ भी कह सकते हैं। इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच का विरोध मिटाना चाहते हैं। क्या क्या करना चाहते हैं, हम व्यक्ति और व्यक्ति के बीच का विरोध मिटाना चाहते हैं, समाज और समाज के बीच का विरोध मिटाना चाहते हैं, देश और देश के बीच का विरोध मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व पर से ओतप्रोत है। हमारी नैतिक चेतना, हमारी मॉरल जो थॉट्स है वो यही है कि हम लोगों के लिए अहिंसा वाली चीजें रखें, ना कि हिंसा रखें। इसीलिए हमें भिन्न भिन्न विचारधाराओं को स्वच्छंदता पूर्वक अपने अपने रास्ते बनाए देना चाहिए। इसलिए जो भिन्न भिन्न विचारधाराएं हैं, लोगों के अपने अपने सोच है, उनको स्वच्छंद यानी बिना रोके, जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसे ही चलने देना चाहिए। भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों को स्वतंत्रता पूर्वक पनपने देना चाहिए, और भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्फुटित होने देना चाहिए। यानी अलग अलग जो भाषाएं हैं जो उनको आगे बढ़ने देना चाहिए, विस्तार होना चाहिए उनको, और खिल के आना चाहिए। प्रस्फुटित मतलब कि खिल के आना चाहिए। भिन्न भिन्न देशों के लोगों को अपने ही अभिन्न भाव से मिल जाने देना चाहिए। अलग अलग टाइप के जो अलग अलग देश के जो लोग हैं उनको भी हमें समानता के साथ रखना चाहिए। भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियों को अपने में मिलाया और अपने को उनमें मिलने दिया, और देश और विदेश के एक सूत्रता तलवार के जोर से नहीं बल्कि प्रेम और सौहार्द से स्थापित की। यहाँ पे हमने क्या किया, भिन्न भिन्न देश थे, ठीक है, उन देश की संस्कृति थी, उनको हमने लिया और हमने क्या किया, उनको मिलने दिया। ना कि हमने ऐसे सोचा कि अरे देश विदेश अलग देश के जो लोग हैं उनको हम यहाँ इस देश में क्यों आने दें, उनकी संस्कृति को क्यों अपनाएं। तो इस तरह से हमने एक सूत्र
बांध के रखना चाहा, ना कि हमने ये सोचा कि नहीं हमारा देश का है तो हमारे देश की सारी चीजें चलेंगी, नहीं, बल्कि प्रेम और सौहार्द से, मतलब प्यार से, प्रेम से, पूर्वक से क्या कर रहे हैं, हम उसको स्थापित कर रहे हैं। दूसरों के हाथों और पैरों पर, घर और संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया। ऐसा नहीं हुआ कि हमने सोचा कि अरे ये तो मेरा काम, ये मैंने काम पे रखा है लड़का तो ये मेरा है, इससे मैं जैसा काम करवाऊँ वैसा करवाऊंगा, ये खुद की मर्जी से कुछ नहीं करेगा। तो ऐसे हम किसी का भी हाथ पैर अपने जोरों पे नहीं लेंगे कि हाँ जो हम इससे चाहे वो करवा लें। आप उसे तनख्वाह देते हो वो बात अलग है, लेकिन उसको अपना जीवन अपने तरीके से जीने की आज़ादी है। घर और संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया, किसी के घर और संपत्ति पर हम जबरदस्ती अपना हक नहीं जमाते। उनके हृदयों को जीता और इसी वजह से प्रभुत्व और जो चरित्र और चेतना प्रभुत्व है आज भी बहुत अंशों में कायम है। और ये जो चीज़ें हैं हाथ पैर, यानी कि जो हम लोग पहले गुलाम बना के रखते थे वो चीज़ें, और ज़बरदस्ती लोगों के घर संपत्ति पे जो कब्जा किया जाता था, लोगों के हृदय को हमने जीता, ना कि हमने उसके ऊपर प्रभुत्व रखा कि नहीं ये हमारा है, अब हमने इसको हासिल कर लिया तो अब ये हमारा ही हो जाएगा। हमने प्रेम से लोगों को जीता। जब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए हैं तो भूलते जा रहे हैं। आज क्या हो रहा है, आज भी बहुत अंशों में कायम है ये चीज़ें जो हैं, काफ़ी लोग आज भी चीज़ें करते हैं, और जब हम उस चेतना को, मतलब उस सोच को देखते हैं तो बहुत अंशों में भूल गए हैं और भूलते जा रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उद्दंड परिणामों से अपने को सुरक्षित रखकर हम उनका उपयोग अपनी रीति से किस प्रकार करें, इस बारे में दो बातों का हमें बराबर ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि ये हर प्रकार की प्रकृतिजन्य और मानवकृत विपदाओं के पड़ने पर भी हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई। हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे, विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ, हम विदेशियों के आक्रांत और पद दलित हुए। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास जो थे उनके परिणाम भी हमको देखने को मिले और हमने अपने आप को उसमें सुरक्षित भी किया। हमने उनकी रीति, जो उनके यूज करने के जो तरीके हैं किस प्रकार से होते हैं, इसके बारे में भी हमको दो बातें ध्यान रखनी है। क्या? पहली बात तो यह कि हर प्रकार के अगर प्रकृतिजन्य या मानवकृत विपद, यानी अगर नेचर से रिलेटेड या कोई इंसान से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई विपदा पड़ जाती है, तो हमें लोगों को क्या करना चाहिए, हमारी सृजनात्मक शक्ति जो है कम नहीं हुई। हम लोग गुलाम हुए, हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी आपदाएं आई, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम उस चीज़ से ओवरकम होके बाहर आए। हमारे देश में साम्राज्य बने, मतलब बहुत साम्राज्य आए और मिटे भी, फिर अलग अलग संप्रदाय भी आए, उनका उत्थान हुआ, फिर उनका पतन भी हो गया। हम विदेशियों से आक्रांत हुए थे, मतलब विदेशी लोग आए थे, हमारे ऊपर राज किया था। उसके बाद हम पद दलित भी हुए, मतलब हमें हमारे देश से, हमारी जगहों से हमको हटाया गया। तो ये काफ़ी चीज़ें हुई थी। हम पर प्रकृति और मानवों ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ढाए थे। प्रकृति ने भी और मानव, यानी कि जो आए थे, अंग्रेज लोग आए थे, उन्होंने भी हमारे ऊपर बहुत सारी मुसीबत की थी, फिर भी हम लोग बने रहे। मतलब आज भी हम हैं, आज भी हमारी संस्कृति है। ऐसा नहीं हुआ कि बाहर से जो लोग आए थे उन्होंने हमारे ऊपर राज्य किया, उसके बाद हम उनके जैसे हो गए। नहीं, हमने अपनी संस्कृति बनाई रखी और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति बनी रही। और हमारा जीवन और इस सृजन करने की शक्ति जो है, जो हमारी जो संस्कृति है, उसको हमने आगे बढ़ने दिया। हम अपने दुर्दिनों, यानी कि बुरे दिनों में भी ऐसे मनीषी और कर्मयोगियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास के किसी युग में अत्यंत उच्च स्थान के अधिकारी होते हैं। हमने उस टाइम पे, जो हमारा हार्ड टाइम था, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टाइम था, उस टाइम पे भी हमने ऐसे ऐसे लोगों को जन्म दिया, जो कि कौन है अभी आगे बताएंगे। अपनी दास्ता के दिनों में हमने गांधी जी के बारे में बता रहे हैं कि गांधी जी जैसे कर्मठ धर्मनिष्ठा वाले व्यक्ति जो थे वो आए। उसके बाद रविंद्र जी जैसे हैं वो आए, मनीषी कवि वो आए, अरविंद के बारे में कहा जाता है, और रमन महेश्वरी, ऐसे योगियों को हमने पैदा किया। गांधी जी जो थे वो आए, उसके टाइम के बाद हमारे देश में काफ़ी चेंजेस आने लगे। तो ये सारी चीज़ें कब हुई? इतने सारे दुख दर्द होने के बाद भी हमने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी और हमारी संस्कृति आगे बढ़कर निखर कर आई। और उन्हीं दिनों में हमने ऐसे अनेक उद्भट विद्वान, यानी कि इतने महान विद्वान और वैज्ञानिक पैदा किए जिनका सिक्का संसार मानता है। जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गई, उनमें हम न केवल जीवित ही रहे, मतलब काफ़ी जातियां मिट गई, लेकिन हम उसके बाद भी जीवित रहे। हमारी जातियां चली गई, लेकिन हमारे जो संस्कार हैं, जो बातें हैं, वो आज भी विद्यमान है। वरन अपने आध्यात्मिक यानी कि जो हमारे धर्म से रिलेटेड, जो हमारे ज्ञान है, बौद्धिक, जो बुद्धि से रिलेटेड हमारी चीज़ें हैं, हमको क्या करना है, किस तरह से करना है, वो सारी चीज़ें हमारा गौरव को बनाए रख सकी हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ है हमारी सामूहिक चेतना।
ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। हमारी जो चेतना है वो कैसी है उसके बारे में कंपेयर करके बताया। तो क्वेश्चन अगर आपका इस तरह से गद्यांश आता है तो वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि भाई हमारी चेतना कैसी है। तो हमारी चेतना के बारे में आप इसको बना के लिख सकते हो कि हमारी चेतना कैसी है, नैतिक आधारों वाली है, जिसमें नैतिक आधार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूती है, समुद्रों से भी ज्यादा वो गहरी है, तो आकाश से भी ज्यादा हमारी व्यापक संस्कृति है। तो संस्कृति इतनी ज्यादा बड़ी है कि उसके बारे में और क्या कहे, उसके लिए हमको चैप्टर को आगे पढ़ना पड़ेगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और वहां पर देखेंगे अभी तक तो हमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताया था, हमारे नेचर के बारे में बताया, हमारे देश के बारे में बताया, हमारे संप्रदाय के बारे में बताया, लोगों के बारे में बताया। अब हमें आगे बताएंगे कि हमें जीवन में कैसे करना है, हमारी संस्कृति को आगे कैसे लेकर आना है, उसके बारे में बताएंगे। लोगों को कैसे रहना चाहिए, एक व्यक्ति को अपने बारे में ना सोच के पूरे देश के बारे में सोचना चाहिए। ये सारी चीजें हमें आगे भारतीय संस्कृति के नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे और उसी के साथ साथ हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।